ग्लोबलाइजेशन के बाद किसी भी मुल्क का पूरे तरीके से सॉवरन होना इंटरनेशनल अफेयर्स में एक फेरी टेल की कहानी बन के रह गया है। इस वीडियो में हम एक सिंपल ट्रेड पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि पाकिस्तान की माजी की फॉरेन पॉलिसीज़ ने आज उसे एशिया और मिडल ईस्ट से कैसे अलग कर दिया है और क्यों आगे आने वाली गवर्नमेंट्स बगैर इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट के अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बना नहीं पाएंगी। ब्लंट फैशन में बात करें तो पाकिस्तान के मेन ट्रेडिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को कैटेगराइज करते हैं। पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट्स नेटो ब्लॉक कंट्रीज़ में जाती हैं, जबकि इंपोर्ट्स मेजरली चाइना और मिडल ईस्ट से आती हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की इसकी गवर्नमेंट्स ने अमेरिकन कैंप में इसको रखा है, जबकि मिडल ईस्ट हमारे लिए मेन एनर्जी मार्केट है और चाइना हमारे लिए एक रोल मॉडल मजाक कर रहा हूँ। चाइना हमारे लिए इंडिया के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसकी वजह से वो यहाँ FDI और बाकी कोलैबोरेशंस करते हैं। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की US कैंप में एंट्री कैसे हुई। पाकिस्तान के पास कोई तेल के ज़खायर थोड़ी थे सऊदी अरब की तरह। पाकिस्तान की एंट्री इसकी माजी की मिलिट्री और सिविलियन हुकूमतों की सोवियत यूनियन के मुखालिफ स्टांस की वजह से हुई। फिर बगदाद पैक्ट का भी एक्टिव मेंबर बन गए और U2 पाइपलाइन का इंसिडेंट कौन भूल सकता है, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका को इम्प्रेस करने के लिए अपना एयरफोर्स बेस ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के लिए दिया ताकि सोवियत यूनियन की फोटोग्राफिक एरियल रिकॉन्फरेंस कर सकें। दोस्ती हो तो ऐसे। आइए फॉरेन पॉलिसी के इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि पाकिस्तान इस रीजन के दूसरे मुल्कों से किस तरह मुख्तलिफ है। इस डेटा का मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ की टाइप्स या उनकी लैक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का तज्ज़िया करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि हमारे एक्सपोर्ट डॉलर्स कहाँ से आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का एक फंडामेंटल असूल ये है कि आपको हमेशा अपने नेबर्स के साथ ज़्यादा ट्रेडिंग रखनी चाहिए, स्पेशली अगर वो भी डेवलपिंग इकॉनमीज़ हो। पाकिस्तान के केस में 2020 में इसकी 51% एक्सपोर्ट्स नेटो ब्लॉक कंट्रीज़ में थी, जबकि रीजनल पार्टनर्स का शेयर 30% है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि US की कोई नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट किस तरह हमें अफेक्ट करेगी, और एक्सट्रीम सिचुएशन में किसी इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब सीधा हाफ रिडक्शन होगी एक्सपोर्ट अर्निंग्स में, जो 2020 में तकरीबन $13 अरब बनती है। आइए अब सऊदी अरब की एक्सपोर्ट मार्केट ब्रेकडाउन देखते हैं। अगर सऊदी अरब के डेटा हम देखें तो इसमें तकरीबन 70% उनकी एक्सपोर्ट्स, जो कि क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोल है, वो एशिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाती हैं, जबकि सिर्फ 15% नेटो ब्लॉक में। ये शुरू से ऐसा नहीं था, बल्कि ये चंद सालों में रिसेंटली इसका शिफ्ट जो है एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन में ख़ास तौर पे बढ़ा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की पॉलिटिकल लीडरशिप जो मोनार्की है वहाँ की, वो ऐसे बहुत से पॉलिटिकल फैसले भी कर पा रही है जो कि अदरवाइज़ कोई पहले सोच नहीं सकता था, लेकिन वो हम बाद में देखते हैं। अब मलेशिया की मिसाल ले लेते हैं। मलेशिया के केस में भी इसकी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 63% एशिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाती हैं। मलेशिया का भी सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है, और मलेशिया की जो टॉप सेलिंग एक्सपोर्ट कमोडिटी है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। आइए अब इंडोनेशिया को देखते हैं। इंडोनेशिया के केस में भी इसकी जो मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स हैं वो एशिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में बेस करती हैं, तकरीबन 67%, जबकि नेटो ब्लॉक कंट्रीज़ में 21% है। सिर्फ चाइना के साथ इसका जो ट्रेड वॉल्यूम है, अगर उसको US डॉलर्स में कंप्यूट करें तो वो तकरीबन $41 बिलियन बनता है। पाकिस्तान के अगर इम्पोर्ट रीजन्स को देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो एशिया एंड मिडल ईस्ट से आता है, बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर। नेटो ब्लॉक तकरीबन 19% है। अब इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारी जो प्रेजेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में फेलो मुस्लिम कंट्रीज़ को लें, UAE या सऊदी अरब में, वो बहुत लिमिटेड है। वेराज ऑन द कॉन्ट्री अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो इंडिया की प्रेजेंस यानी फ्रॉम एन एक्सपोर्ट सेंस, जो वो एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ, या जो उन्होंने वहाँ शॉप सेटअप की होती हैं, जो ब्रांचेस सेटअप की होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ को टेस्ट कर सकेंगे कि जब इंडियन बिजनेस कम्युनिटी की वहाँ प्रेजेंस है, या जो उनके स्टेक्स या आपस में कोलैबोरेशन होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेटेजिक है, जिसकी वजह से डिस्पाइट के पाकिस्तान एक रिलीजन कार्ड प्ले करता है GCC कंट्रीज़ के साथ। सच्ची बात तो ये है कि उनके और इंडिया के ताल्लुकात आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये ट्रेड का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। तो लिंक बेसिकली इकनॉमिक्स और फॉरेन पॉलिसी का ये है कि आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स जितने डाइवर्स होंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप एक इंडिपेंडेंट नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं। किसने सोचा था कि सऊदी अरब एक ऐसा वक्त आएगा कि अमेरिका को आंखें दिखाएगा और डिसोबे करेगा। आफ्टर ऑल ऑयल फॉर सिक्योरिटी की डील सऊदी अरब नहीं की थी US के साथ एग्री करके। अलबत्ता चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सऊदी अरब ने अपने आप को अब कम्प्लीटली एशिया पैसिफिक और मिडल ईस्ट के साथ इंटरेस्ट में अलाइन किया।
اور یہ اسی لیے پاسبل ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کافی سالوں سے جتنا بھی ایکسپورٹ مارکیٹ تھی وہ ٹارگٹ کی شفٹ کی ٹورڈز ایشیا پیسیفک. لہٰذا اس کے پاس اب کچھ کھونے کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے نیو پارٹنرز خصوصاً چائنا جو کہ دنیا کا لارجسٹ انرجی کنزیومر ہے اس پہ وہ پورا مکمل طور پہ ٹرسٹ کرتا ہے. اور اسی سے اگر انڈونیشیا کی بھی اگزامپل لیں جو ریسنٹ G20 سمٹ پہ ہوا تو پوری سمٹ پہ انڈونیشیا نے رشیا یوکرین وار پہ ایک نیوٹرل سٹانس لیا. چائنا اور رشیا کا ایمرجنگ نیو ورلڈ آرڈر آلریڈی ڈی ڈالرائزیشن کے پروسیس میں جس کے گلوبل اکانومی کے اوپر ہیومنگس افیکٹس ہوں گے. اس کے اوپر سعودی عرب کی ریسنٹ ایکسپریشن آف انٹرسٹ برکس گروپ جوائن کرنے کے لیے مسلم ورلڈ کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر سعودی عرب یہ گروپ جوائن کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ GCC کنٹریز بھی ہائیلی لائکلی ہیں کہ وہ یہ جوائن کریں گے. سعودی عرب کو یہ بھی کافی ٹائم پہلے سے اندازہ ہے کہ آئل فار سیکیورٹی جس کی بیسس پہ کنگڈم آف سعودی عربیہ امریکہ سے پروٹیکشن لیتا تھا اس کی اب کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ USA کی میجورٹی جو آئل کنزمپشن ہے وہ لوکلی خود اب پروڈیوس کرتا ہے اور جو 43% وہ باہر سے لیتا بھی ہے وہ فرینڈلی کنٹریز ہیں یا وہ ملک جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے اسفیئر آف انفلوئنس میں آتا ہے. تو اس لیے بالکل بھی حیران نہ ہوئیے گا اگر نیئر فیوچر میں ہمیں سننے کو ملے کہ سعودی عرب رشیا یا چائنا کے ساتھ بہت لارج کوانٹیٹیز آف آرمز جو ہے اس کی پروکیورمنٹ کریں. تو جہاں بات رہے گی پاکستان کی تو پاکستان کی چاہے کرنٹ گورنمنٹ ہو یا چاہے وہ پلیئرز ہوں جو ایکسپیکٹڈ ہیں پاور میں آنے کے لیے ان کو یہ ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ پاکستان یورپ یا امریکہ میں سچویٹڈ نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کو اکنامک ری الائنمنٹ کی ضرورت ہے اگر وہ اپنی فارن پالیسی میں ایک ہائی لیول آف آٹونومی چاہتے ہیں اور خاص طور پہ ان پارٹنر کنٹریز کے ساتھ جو جنرلی ان کے الائز ہوں.